नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2024 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से, ये पहला प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। तो हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 129वें। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस साल सूचकांक में शामिल सभी 146 देशों में वैश्विक लैंगिक अंतर 68.5% हो गया है। लिंग समानता के मामले में शीर्ष 10 देशों में से 7 यूरोपीय देशों ने सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें स्पेन और आयरलैंड दोनों ही शीर्ष 10 में वापस आ गए हैं। वहीं शीर्ष 5 में से 4 नार्डिक देश हैं। इनमें फिनलैंड दूसरे स्थान पर 87.5%, नॉर्वे तीसरे स्थान पर 87.5% और स्वीडन 5वें स्थान पर है, जिसके अंतर में 81.6% की कमी आई है। शीर्ष 10 देशों में अन्य यूरोपीय देश जर्मनी 7वें, आयरलैंड 9वें और स्पेन 10वें स्थान पर रहा है। भारत 129वें स्थान पर है, जो 2023 से 2 पायदान नीचे है। बता दें कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट को 4 आयामों पर मापा जाता है: स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, शैक्षिक प्राप्ति अंतर, आर्थिक भागीदारी और अवसर अंतर तथा राजनीतिक सशक्तिकरण अंतर। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान दर से पूर्ण समता तक पहुंचने में 134 वर्ष लगेंगे, जो कि अब से लगभग 5 पीढ़ियों बाद है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 129वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पराग्वे। हाल ही में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां सदस्य देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। ISA का कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगात्मक मंच है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त और अक्षमता से संबंधित बाधाओं को कम करने के लिए कई देशों को एक साथ लाना है। ISA का मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड के बारे में। यह किसी भी देश द्वारा शुरू की गई अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करता है। साथ ही यह आर्थिक लाभ साझा करने की दृष्टि से वैश्विक महत्व रखता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी पराग्वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का नया प्रमुख कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्क रूटे। देख लेते हैं डिटेल। हालिया खबरों के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगले प्रमुख के रूप में डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। बता दें कि मार्क रूटे नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नाटो का नेतृत्व करने वाले मार्क रूटे चौथे डचमैन हैं। नाटो की बात कर लेते हैं। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना वर्ष 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि अर्थात वॉशिंगटन संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इसमें वर्तमान में 32 देश शामिल हैं। इसके संस्थापक मूल सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। बता दें कि फ्रांस वर्ष 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से हट गया था, लेकिन यह वर्ष 2009 में नाटो की सैन्य कमान में वापस शामिल हो गया। नाटो को उसके सदस्य द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें अमेरिका का योगदान सर्वाधिक है, 3/4। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ
ऑप्शन बी, मार्क रूटे नाटो के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जून। हाल ही में 25 जून को भारत में आधिकारिक तौर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी, इसलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आपातकाल की अवधि थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार 1962 से 1968 तक भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और तीसरी बार वर्ष 1975 से 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण। संविधान में आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा के प्रभाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 354 आपातकाल की घोषणा के लागू रहने के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी मौजूदा अध्यक्ष दिनेश खारा का स्थान लेंगे। शेट्टी वर्तमान में SBI में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वैश्विक बाजार और प्रौद्योगिकी की देखरेख करते हैं। गौरतलब है कि वह SBI के 27वें चेयरमैन होंगे। SBI के बारे में जान लेते हैं। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है जो हमारे देश के लगभग 44 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। गौरतलब है कि यह बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB के बारे में जान लेते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनी के प्रमुखों का चयन करता है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से प्रभावी रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवा संस्थाओं के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश करना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वधावन बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हालिया खबरों के मुताबिक भारत की कैबिनेट ने देश के सबसे बड़े बंदरगाह वधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में होगा। बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का वित्तीय बजट 76,000 करोड़ रुपए है। इसका प्रयोग आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC के लिए प्रवेश द्वार के रूप में किया जा सकेगा। इस बंदरगाह के निर्माण की जिम्मेदारी वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी VWPL को दी गई है। बता दें कि VWPL जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण यानी JNPA और महाराष्ट्र समुद्री रिपोर्ट यानी MMB द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें JNPA और MMB की क्रमशः 74% और 26% हिस्सेदारी होगी। इस बंदरगाह में 9 कंटेनर टर्मिनल शामिल होंगे, जिसमें से प्रत्येक टर्मिनल 1000 मीटर लंबा होगा। वहीं साल 2030 तक इस बंदरगाह के शुरू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि अपने निर्माण के बाद यह पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वधावन बंदरगाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य का शहर के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोझिकोड। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में केरल के कोझिकोड को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य का शहर के रूप में मान्यता देने की औपचारिक घोषणा की गई है। अब से हर साल 23 जून को साहित्य का शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि हर वर्ष 6 श्रेणियों में कोझिकोड को साहित्य का शहर पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि यह शहर बेपोर बीच जैसे प्राचीन समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अनुकूलम सांस्कृतिक केंद्र अब साहित्य का शहर केंद्र होगा। कोझिकोड, जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है, यह केरल का शहर है जो एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान रखता है। इस जगह पर वास्को डी गामा पहली बार उतरा था, जिसके बाद भारत और यूरोप के बीच ऐतिहासिक मसाला व्यापार के मार्ग खुले थे। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेक्सिको की अलीसा डी आंदा माद्राजो को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी FATF। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में मेक्सिको की अलीसा डी आंदा माद्राजो को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चुना गया है। वह टी राजा कुमार का स्थान लेंगी। बता दें कि आंदा माद्राजो 2 साल यानी 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुनी गई है। गौरतलब है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और पदभार ग्रहण करने के 2 साल बाद यानी 30 जून को समाप्त होता है। साथ ही FATF अध्यक्ष FATF प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। बात कर लेते हैं FATF की। इसका पूरा नाम है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक के बाद की गई थी। भारत 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना था। प्रारंभ में इसका उद्देश्य धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच करना और उन्हें विकसित करना था। वर्तमान में FATF में 40 सदस्य हैं, 38 अक्षेत्राधिकार और 2 अक्षेत्रीय संगठन, जिनमें खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग शामिल हैं। इसका मुख्यालय पेरिस OECD मुख्यालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवशंकरी। हाल ही में तमिल भाषा की प्रख्यात तमिल लेखक शिवशंकरी को विशंबरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 93वीं जयंती के समारोह पर प्रदान किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे। बता दें कि शिवशंकरी को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक समृद्धि चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। शिवशंकरी के बारे में जान लेते हैं। तमिल लेखिका शिवशंकरी का साहित्यिक करियर 5 दशकों से अधिक का है। शिवशंकरी ने तमिल में 36 उपन्यास, 48 लघु उपन्यास, 150 कहानियाँ, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 खंड निबंध, 4 शोध पत्र और 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। गौरतलब है कि इनको उनके संस्मरण की पुस्तक सूर्यावंशम के लिए 2022 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यह पुरस्कार प्रसिद्ध तेलुगु कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार को भारतीय साहित्य में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और कुछ नगद राशि प्रदान की जाती है। इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। हाल ही में जॉर्डन में संपन्न हुए अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। इस चैंपियनशिप में युवा पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु,
92 किलोग्राम वर्ग में ज्योति कुमार, 97 किलोग्राम वर्ग में साहिल जागलान और 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही 65 किलोग्राम वर्ग में सोहित और 74 किलोग्राम वर्ग में जयदीप ने रजत पदक जीता है। वहीं 57 किलोग्राम वर्ग में शुभम और 79 किलोग्राम वर्ग में अमित ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय दल ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बता दें कि इसमें कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर और किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। यह एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती समिति अर्थात AAWC द्वारा आयोजित एशियाई चैंपियनशिप है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है। बता दें कि पुरुषों का टूर्नामेंट वर्ष 1979 में शुरू हुआ और महिलाओं का पहला टूर्नामेंट वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में और भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि नागी पक्षी अभयारण्य और कपटी पक्षी अभयारण्य, इन दोनों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया और ये अभयारण्य हैं नागी और कपटी अभयारण्य। यह अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं, जो जमुई के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय हैं। बता दें कि इन दोनों स्थलों को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 82 हो गई है। भारत में सबसे अधिक 16 रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, इसमें 10 हैं। बता दें कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रामसर कन्वेंशन को अपनाने की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनसुया सेनगुप्ता ने। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में फ्रांस में हुए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। दुनिया के इस अग्रणी फिल्म फेस्टिवल में भारत के 2 फिल्म निर्माता, 1 अभिनेत्री और 1 सिनेमेटोग्राफर शीर्ष पुरस्कार के विजेता बने हैं। बता दें कि 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, जो पाल्मे डी ओर के बाद फिल्म महोत्सव का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने जीता है। यह फिल्म 2 नर्सों के जीवन पर आधारित है। इसी के साथ ही कोलकाता में जन्मी अनसुया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह सम्मान उन्हें द शेमलेस में उनकी भूमिका के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में मिला है। गौरतलब है कि चिदानंद एस नाइक की कन्नड़ लोक कथा पर आधारित लघु फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो ने ला सिनेफ श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। इसके अलावा भारत में जन्मी मानसी माहेश्वरी की एक एनिमेटेड फिल्म बनहुड ने ला सिनेफ श्रेणी में तीसरा पुरस्कार जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 फ्रांस में आयोजित किया गया, तो इसलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, अनसुया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निम्हांस। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस को नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। निम्हांस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। यह पुरस्कार निम्हांस को स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। निम्हांस मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में मरीज देखभाल और अकादमिक खोज के लिए एक बहुविषयक संस्थान है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से
संचालित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में अफ्रीका क्षेत्र के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहल पर की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकारी गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, निम्हांस को दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC के लिए 5 अस्थायी सदस्यों को चुना है जिनमें शामिल नहीं हैं। ऑप्शन डी, भारत। देख लेते हैं व्याख्या। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है। इन देशों में शामिल हैं सोमालिया, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और डेनमार्क। बता दें कि यह देश इक्वाडोर, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड, जापान और माल्टा का स्थान लेंगे। यह नई सदस्य है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। UNSC में कुल 15 सदस्य देश हैं, 5 स्थायी सदस्य देश और 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए 10 अस्थायी सदस्य देश। 5 स्थायी सदस्य देशों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें भारत ने 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, भारत अब की बार UNSC के सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, बाकी सभी चुने गए हैं। ये डेनमार्क, पाकिस्तान और सोमालिया चुना गया है। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 127वें, 129वें, 135वें या फिर 140वें। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।